हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं आशा करती हूं आप सभी कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और खुशी के साथ साथ वीडियो देखने को तैयार हो गए होंगे। नियमित रूप से अपने स्कूल जा रहे होंगे और पापा मम्मी की बात मान रहे होंगे। करते हो ऐसा काम? ऐसा ही तो काम करना है, क्योंकि यही अभी हमने इस चैप्टर में देखा। जी हाँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा रचित चैप्टर शिक्षा और संस्कृति हम शुरू कर चुके हैं और महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय से जुड़ी बहुत सारी खास बातों को भी हम जान चुके हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। इसी चैप्टर्स के प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करेंगे हम। साथ ही साथ जानेंगे कि क्या जो महात्मा गांधी जी द्वारा हमें सीख दी गई, क्या हमने उसका पालन किया। तभी मैंने आपसे पूछा कि आप क्या क्या कार्य करते हैं। क्या सिर्फ किताबी ज्ञान के पीछे पड़े रहते हैं या वास्तविक या जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको भी जानना चाहते हैं। बिल्कुल जानना है। घर में छोटे मोटे काम करना है, थोड़ी थोड़ी कभी कभी मम्मी की हेल्प कर देनी है। मेहमान यदि घर में आते हैं तो उनको पानी वानी भरकर दे देना है। नमस्कार के साथ उनका स्वागत करना है। अच्छा लगता है, वो भी तारीफ करते हैं कि वाह जी आपके बच्चे तो बड़े अच्छे हैं। तो इस तरह से अपने आप को एकदम प्रसन्नचित्त रखना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर हमेशा हम और आप इसी तरह से मिलते रहेंगे, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। तो आज हम मेरे साथ चलते हैं बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस पर। जानते हैं, प्रश्नों को सुनना है, ध्यान से समझना है। प्रश्न को सुनकर समझोगे तो उत्तर आसानी से लिख पाओगे। पहला प्रश्न है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते थे। गांधी जी के अनुसार बढ़िया मतलब बेस्ट एजुकेशन क्या है। उनके अनुसार एक मतलब शिक्षा का अर्थ क्या है। तो सुनो ध्यान से। अहिंसक, प्रतिरोध, सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। जहां मतलब हिंसा का विरोध किया जाए या अहिंसक, प्रतिरोध, सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं बल्कि पहले होना चाहिए। ये जो शिक्षा है, जो अहिंसा का पाठ पढ़ाए, जो सत्य का पाठ पढ़ाए, जो आत्मा के बारे में जानकारी दे, जो वास्तविक जीवन से रूबरू कराए, वही शिक्षा पहले होनी चाहिए। यह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं मिलनी चाहिए बल्कि पहले। जैसे वर्णमाला हम शुरू कर देते हैं, अंग्रेजी में लेटर्स हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं, अल्फाबेट्स हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है उससे हम वंचित हो जाते हैं या बच्चों को वंचित रखते हैं। तो गांधी जी के अनुसार की है शिक्षा वही जो हमें सत्य और अहिंसा के बारे में जानकारी प्रदान करे। तो ऐसी शिक्षा को बाद में नहीं पहले रखा जाना चाहिए। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चे को वह वर्णमाला लिखे और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करे। उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियां छुपी हुई हैं। शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को, कष्ट से सहन को और हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीख सके। यहां लिखा है कि शिक्षा में यह होना चाहिए कि जीवन संग्राम में प्रेम को घृणा से, मतलब जो है कि कोई मान लो आपसे नफरत करता है तो हमें उसका ऐसा नहीं कि हम भी उसका वही जवाब दे दें। हमें आराम से उसको सुनना है और थोड़ा सा इग्नोर कर देना है। कभी ना कभी चुप हो ही जाएगा। यदि हम भी उसी की तरह भड़क गए तो एक छोटी सी बात राई का पहाड़ बन जाती है। सत्य से असत्य को, कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। दूसरा प्रश्न है, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। इंद्रियां समझते हो, सेंस ऑर्गन्स, इनका बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। अब सेंस ऑर्गन्स तो हम में सभी हैं, फिर कहते ना अरे लगता है इसमें कॉमन सेंस की कमी है, लगता है इसमें इसकी कमी है। क्यों? उसके आधार पर हम कैसे अपने सेंस ऑर्गन्स को या इंद्रियों को अपने वश में करके काम कर सकते हैं। तो देखो, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, गांधी जी की बातों को ध्यान रखना है। इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द या आसान से आसान और उत्तम से उत्तम तरीका है। परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की जागृति भी उतनी ही होगी। तो केवल बुद्धि का विकास यदि उतना ही रहा, बिल्कुल सूक्ष्म, तो वो तो
कह सकते हैं कि एकदम तुच्छ होगा, है ना। इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा से है, और मस्तिष्क का ठीक ठीक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की भी शिक्षा होती रहे। मस्तिष्क की शिक्षा हो, वैज्ञानिक शिक्षा हो, आध्यात्मिक शिक्षा हो, पुस्तकीय शिक्षा हो, तब कहीं जाकर, और ऐसा नहीं है कि ओहो बेचारा किताबी शिक्षा या किताबी ज्ञान प्राप्त करके ही तो इतना बोझ ले जाता है, अब इतनी सारी शिक्षा बताएंगे तो कहां जाएगा। नहीं, ये जो बाकी शिक्षा है ना, जैसे आत्मा की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, परिवार की शिक्षा, इंद्रियों की शिक्षा, ये कहीं कोर्स में लिखित नहीं है। हिडन करिकुलम के दौरान हर एक टीचर को ये बताया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए कि आपको ये पढ़ाना ही है, ठीक है, तो वो उसको शिक्षा बिना बोझ के लगेगी और बच्चे में बहुत अच्छे से डेवलप भी हो जाएगी। अब है शिक्षा का अभिप्राय, गांधी जी क्या मानते हैं। शिक्षा का मेरा अभिप्राय है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना तो शिक्षा का अंत है ही नहीं, वह आदि भी नहीं है। सॉरी, मतलब कि सिर्फ पढ़ना लिखना, किताबी मोटी मोटी ज्ञान पढ़ना ही ये नहीं है, और ना तो उसका अंत है, ना पढ़ना लिखना शुरुआत है। आदि और अंत समझते हो ना, स्टार्टिंग है ना एंड है। तो फिर क्या है, वह तो पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है। पढ़ना लिखना सिर्फ एक साधन है, कंप्लीट शिक्षा नहीं है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। इसलिए तो मैं बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ इस तरह से करूंगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए। दस्तकारी मतलब क्रिएटिविटी, या कोई ऐसा कार्य जिसके माध्यम से वो अपने भविष्य में अपना जीवन यापन तो कर सके, और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। नेक्स्ट है, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। मस्तिष्क का भी और आत्मा का भी उच्चतम विकास कैसे संभव है। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। इतनी ही बात है कि आजकल की तरह प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से ना सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी। ये नहीं कि बस टेक्निकली बता दी और उसका कोई लाभ या फायदा नहीं, ये ऐसे ऐसे होता है आप करो। उसका बताना होगा कि ये क्यों करना है या नहीं करना है, तो क्यों नहीं करना है, उसके पीछे के रीजंस, अर्थात बच्चे की प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करना और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हों। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता और वे शरीर से कमजोर होते हैं। बिल्कुल सही बात कही है कि वर्तमान में देखा जाए तो बस एक जगह बैठे हैं या सिर्फ किताबों में पढ़े हैं, वो शारीरिक रूप से भी कमजोर हैं और साथ ही साथ सेल्फ डिपेंड। स्वावलंबन मतलब क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है। तो यहां पर स्वावलंबन अर्थात आत्मनिर्भर का भी ज्ञान नहीं होता है। यदि आत्मनिर्भरता स्टूडेंट में होगी या बच्चे में होगी तो वो बहुत अच्छे से अपने सभी काम कर पाएगा। अब लिखा है यहाँ, मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता और वे शरीर से कमजोर होते हैं। इसलिए मैं संगीतमय कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम जरूर दिलवाऊंगा। गांधी जी के अनुसार प्रैक्टिकल ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज व्यक्ति को, मतलब एक बालक को शुरू से ही दिया जाएगा तो वो समाज में कर्मठ बन पाएगा, आत्मनिर्भरता के साथ अपना जीवन बिता पाएगा और कभी भी बेरोजगारी जैसी समस्या का सामना नहीं करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योगों द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे। कताई और धुनाई जानते हैं। कताई और धुनाई मतलब होता है जैसे गांधी जी चरखा चलाते थे, आपने देखा है ना, ये वो वाली पोएम सुनी है आपने, माँ खादी की चादर दे दो मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाओ। मतलब वो स्वदेशी अपनाओ और साथ ही साथ कुछ करके अपने कार्यों को स्वयं करना, उस पर वो ज्यादा फोकस्ड रहते थे। तो यहां पर है कि कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योग द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते थे, उस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है। कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योग, कताई मतलब बुनना,
धागे ये बनाना, वस्त्र बनाना, सूती वस्त्र, खादी वस्त्र, ठीक है। चरखा आपने देखा होगा, जहां भी गांधी जी रहते हैं वो चरखे में बैठे रहते हैं, चरखे पर मतलब चरखे से काम करते हुए नजर आते हैं। एक चरखा देखा है ना आपने, ऐसा रहता है, देखो बताती हूँ, कुछ इस तरह का ऐसा चरखा देखा होगा आपने, जहाँ गांधी जी बैठे रहते हैं और इस तरह से रहता है, उससे वो धुनाई कताई बुनाई करते हैं, देखा है, अब याद आया, ठीक। तो कताई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योगों के संबंध में गांधी जी की कल्पना थी कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अनुदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे ग्रामीण जनजीवन विकसित होगा और गरीब अमीर का अप्राकृतिक भेद नहीं होगा, क्योंकि सभी जब आत्मनिर्भर होंगे, सभी में कार्य करने की क्षमता का विकास होगा, तो उनमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। सबसे बड़ा भेदभाव क्या है? मैं गरीब, वो अमीर, या अमीर सोचता है ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, बस। तो इस भेदभाव का समाप्त भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों? ध्येय मतलब समझते हैं उद्देश्य। शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण करना मानते थे। शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करके बहुत सारी डिग्रीज प्राप्त करना नहीं मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र निर्माण। उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान स्वयं होगा। जब हर व्यक्ति चरित्र गुणों में भरा होगा, चारित्रिक रूप से सही होगा, गुण, आचरण, व्यवहार सब में सही होगा, तो संपूर्ण समाज कितना अच्छा होगा। साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। इसलिए उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, जल्दी बताओ? चरित्र निर्माण, याद रखना। अगला प्रश्न है, गांधी जी देशी भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते थे? कि मतलब जो भी भाषाएं हैं उसमें बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य, अनुवाद समझते हो, ट्रांसलेशन, ताकि सभी राज्यों के, सभी जिनकी बोलियां अलग अलग हैं, वे भी इसको समझ सकें। गांधी जी का मानना था कि देशी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषा के विचारों को, ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। ये जरूरी तो नहीं कि हमारी जो मातृभाषा है वही आपकी भी मातृभाषा हो या किसी और की भी मातृभाषा हो। तो हर भाषा में जब अनुवाद होगा तो हर व्यक्ति उसको सुनेगा और समझ पाएगा, ठीक है। इसलिए गांधी जी का मानना था कि देशी भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषा के विचारों को, ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। अंग्रेजी या संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है उसे अपनी ही मातृभाषा के द्वारा प्राप्त करना सरल होता है। बहुत सही बात कही है। मान लीजिए अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो अब उनके समक्ष बड़े बड़े अंग्रेजी के लेक्चर देना, क्या वो सही होगा कि अरे भाई मुझे तो आता है मैं तो दूंगा? नहीं, उनको उन्हीं की भाषा में समझाया जाएगा, तब जाकर समझ में आएगा। सभी भाषाओं से ग्राह्य ज्ञान के लिए अनुवाद की कला परम आवश्यक है, अतः इसकी आवश्यकता बड़े पैमाने पर है। ट्रांसलेशन, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन। अगला प्रश्न है, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है? प्रश्न यह है कि दूसरों को जानने से पहले खुद को जानना क्यों जरूरी है? दूसरों के बारे में अरे वाह वहाँ कितना अच्छा है, यदि मैं आपकी बात करूं, विद्यार्थियों की बात करूं तो वो स्कूल कितना अच्छा है, वो टीचर कितना अच्छा है, वो ऐसा है। अपने बारे में तो जान लो पहले, फिर दूसरों तक पहुंचना। लेकिन अक्सर क्या करता है व्यक्ति, दूसरों को दूर के ढोल सुहावने लगते हैं और ये भूल जाता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो इसलिए दूसरों की संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की समझ होना जरूरी है, ताकि हम अपनी संस्कृति को पकड़कर, उसकी जड़ों को जकड़कर उसके माध्यम से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने से और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए, पहले हरगिज नहीं। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है।
और ये विदेशी मूल के व्यक्ति भी अब समझ चुके हैं और बहुत आसपास के जो देश विदेश के लोग हैं वो भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। सर्वप्रथम हमें अपनी संस्कृति को जानकर उसमें निहित बातों को अपनाना होगा। इससे चरित्र निर्माण होगा जो संसार के अन्य संस्कृति से कुछ सीखने की क्षमता प्रदान करेगा। अपनी संस्कृति संसार से कुछ ग्रहण करने का मूलाधार है, अतः इससे पहले और अन्य संस्कृतियों से बाद में जुड़ना चाहिए। बात होती है शुरू खुद से, फिर हमारा परिवार, फिर हमारा समाज, फिर राष्ट्र, है ना। जब हम अपने आप का रिस्पेक्ट करेंगे तभी लोग हमारा रिस्पेक्ट करेंगे। जब हम अपने आप की वैल्यू करेंगे तब लोग हमारा मूल्य समझेंगे। यदि हम अपने आप को हमेशा अरे मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो ऐसा हूं, तो लोग आपका रिस्पेक्ट तो छोड़िए, आपको हमेशा निम्न बताने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए अपना सम्मान अपने हाथों में, आप कहते हैं ना अपनी इज्जत अपने हाथों में। अपने आप को इतने अच्छे से निर्मित करो कि सामने वाला बिल्कुल सम्मान करने पर मजबूर हो जाए। ठीक वैसा ही परिवार, कभी भी अपने परिवार की कोई, जैसे हर एक परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, खट्टी मीठी बातें होती रहती हैं, और यदि हमने कभी बाहर बताई और बाहर वाले को अपना समझ लिया तो बाहर वाला कैसे अपना हो जाएगा? वो तो मजे लेगा ना, मजा आता है उसको कि अच्छा ऐसा हुआ, मसालेदार तड़का लगा लगा कर फिर वो दूसरों को बताता है। तो हम, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा राष्ट्र सबसे पहले होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाना चाहिए? गांधी जी की राय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न समझ में आया? लिखा है, पढ़ते हैं उत्तर। गांधी जी के विचार अनुसार हमें अपनी संस्कृति और मातृभाषा को महत्व अवश्य देना चाहिए। हमारी संस्कृति और मातृभाषा, अपनी मातृभाषा का माध्यम बनाकर हम अत्यधिक विकास कर सकते हैं। अपनी संस्कृति के माध्यम से जीवन में तेज गति से उत्थान किया जा सकता है, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। लेकिन हम मतलब यूं ही मिट्टी का माधव या कूप मंडूक नहीं बन सकते। दूसरी संस्कृति की अच्छी बातों को भी अपनाने में हमें परहेज नहीं करना चाहिए। जहां से हमें अच्छी बातें मिले वो भी अपनाना चाहिए। इसके लिए ध्यान रखने की बात यह है कि अपनी संस्कृति एवं भाषा के महत्व को कम नहीं आंकें, साथ ही साथ इसे आधार बनाकर अन्य भाषा एवं संस्कृति को अपने जीवन से युक्त कर लें। ठीक है, हमें अपनी संस्कृति को बसाकर रखना है, नींव वही है संस्कृति को और मातृभाषा को। लेकिन जहां कहीं से हमें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिले, शिक्षा मिले, तो उनको भी अपने जीवन में शामिल अवश्य कर लेना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? सामंजस्य मतलब समझते हैं तालमेल, एडजस्टमेंट। ठीक है, गांधी जी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं। तभी तो कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता भारत की विशेषता, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। क्योंकि भिन्न भिन्न संस्कृतियों का सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित करता है और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित होता है। सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट करें। और आशय स्पष्ट में वे पंक्तियां पूछी जाती हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में निहित है। अब हमें उनका अर्थ बताना है। लिखा है, मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा विकासी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। गांधी जी के विचार हैं ये। गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा कि संपूर्ण शिक्षा विकासी दस्तकारी, है ना, और उद्योगों के द्वारा दी जाए? तो गांधी जी के विचार अनुसार सच्ची और सही शिक्षा वही है जो मनुष्य को मनुष्यता सिखाए। समझ में आया? मनुष्य को मनुष्य बनाकर रखे। दस्तकारी और उद्योगों के द्वारा जो शिक्षा दी जाएगी उससे गांवों की बेरोजगारी दूर होगी। व्यवहारिक जीवन में आत्मीयता, प्रेम, करुणा, दया, धर्म, अहिंसा, सत्य और कर्म के प्रति लोगों का जो प्रभुत्व है वो स्थापित होगा। एक दूसरे के प्रति लगाव पैदा होगा। मन और मस्तिष्क का उचित विकास होगा। गांवों में जैसे स्पिकला, कुटीर उद्योगों का विकास होगा। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक विकास में इससे सहयोग मिलेगा। शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों का विकास
अलग अलग रूपों में होगा और बच्चा या बालक जो विद्यार्थी शुरू से इस तरह की शिक्षा प्राप्त करेगा तो वो आत्मनिर्भर बनेगा और उसे बेरोजगारी जैसी समस्या का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। आजकल की शिक्षा मात्र यांत्रिकी नहीं होगी बल्कि वैज्ञानिक भी होगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी पर आधारित है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी वो पूर्ण रूप से तटस्थ होगी, फैक्चुअल होगी। ठीक है, ऐसी शिक्षा द्वारा ही मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव हो पाएगा। दस्तकारी और उद्योगों के माध्यम से प्राप्त शिक्षा द्वारा स्वावलंबन के प्रति लोगों की भावना जागेगी। स्वावलंबन समझते हैं ना आप? आत्मनिर्भरता। ओके, सभी तत्पर होकर कार्य करेंगे, अपनी संस्कृति के प्रति रुचि दिखाएंगे, उत्पादन विनिमय वितरण में सुगमता होगी, जैसे नवजीवन सुखी और समृद्ध होगा, गांवों का विकास, उनका विकास, आर्थिक स्वावलंबन होगा, हस्तकला, शिल्पकला, हैंडीक्राफ्ट समझते हैं ना, कि महत्ता और उपयोगिता से लोग अवगत होंगे, ग्राम आधारित उद्योग धंधों का विकास और जनता के बीच खुशहाली बढ़ेगी। जब आर्थिक संपन्नता आती है ना, जब कहीं किसी को बेरोजगारी का मुंह नहीं देखना पड़ता, तो अपने आप खुशहाली होती है। कहते हैं ना, परिवार में कभी कलह नहीं होती, वो परिवार हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है जिनके पास आय के साधन है और साथ ही साथ बुद्धि और अच्छी समझ है। तो इसी के अनुसार जो बालक है उसको इसी तरह से शिक्षित किया जाए। अगला है, इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं। ये क्यों कही गांधी जी ने ये बात कि इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं? आर्य संस्कृति कैसी संस्कृति? देखो, गांधी जी का विचार है कि इस समय जो संस्कृति का विकसित रूप हम देख रहे हैं वह शुद्ध आर्य संस्कृति नहीं है। यह अनेक जातियों एवं धर्मों के सम्मिश्रण के समन्वय का स्वरूप है। आर्य कहां से आए, कैसे आए, या ये मूल निवासी भारत के थे? इस विवाद में गांधी जी पड़ना ही नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि मेरे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आजादी के साथ मिल गए और वर्तमान में जो पीढ़ी है उसी मिश्रण या मिलावट की उपज है। शक, ये वो है ना, हूण, कुषाण, आर्य, अनार्य, श्वेत, श्याम, सबका सम्मिश्रण रूप भारत है और यहाँ के निवासी उसी की उपज हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आर्यों की देन है या शक या कुषाण इनकी है, बल्कि भारत में तो सब लोग रहे, शक वंश, हूण, कुषाण, आर्य, अनार्य, श्वेत, श्याम, सबका सम्मिश्रण रूप भारत है और यहाँ के निवासी उसी की तो उपज है। तभी तो रंग, जाति, सुना है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हो, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, और हम सब भारतीय हैं। बहुत सारी ऐसी भारत हमारी मातृभूमि को, भारत देश को सबसे अनोखा बनाती हैं। अगला है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। ये क्यों कहा गांधी जी ने कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है? तो ऐसा कौन सा धर्म है जो कैद खाने का धर्म है? चलो देखते हैं। भारतीय धर्म के बारे में गांधी जी के विचार हैं कि भारतीय धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसी पर थोपा नहीं गया है, बल्कि किसी धर्मांतरण के लिए प्रताड़ित या सताया नहीं गया है। कोई भी नहीं सताया कि तुम ये धर्म अपनाओ। यह तो समन्वय का धर्म है, आपसी मेल मिलाप का धर्म है, प्रेम का धर्म है, अपनत्व और आत्मीयता का धर्म है। यह तो विश्व बंधुत्व और वसुदेव कुटुंबकम का विराट स्वरूप है। इस प्रकार गांधी जी ने भारतीय धर्म की विराटता, खुलापन, व्यापक दृष्टिकोण, समन्वयवाद, भावना आदि रूपों, विशेषताओं की ओर ध्यान खींचा है और इसे व्यापक मानव हितकारी धर्म कहा है। यहाँ चिंतन की गहराई है, आजादी है, सहिष्णुता और सम्मान की भावना है। इसलिए उन्होंने कहा है कि मेरा धर्म कोई कैद खाना नहीं है जिसको बंदूक की नोक पर कहा जाए कि भारतीय धर्म अपनाओ या भारतीय संस्कृति अपनाओ। ये तो सब में प्रेम की भावना जागृत करता है, आत्मीयता की भावना जागृत करता है। ये तो एकदम खुला है, विराट है, व्यापक है, समन्वय आदि से भरा हुआ है, जिससे हम सब खुशी खुशी होकर भारतीयता के धर्म को अपनाते हैं। भारतीयता का धर्म तो सबसे ऊपर है,
कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई धर्मों को आपस में तोड़ता नहीं है, ना ही आपस में जोड़ता है। अरे भारतीयता का धर्म तो सबसे ऊपर है। तो जब हम कहीं जाते हैं भारत से बाहर, हम ये नहीं कहते कि मेरा नाम लाली वर्मा है और मैं हिंदू धर्म की हूं। उससे क्या होगा? हमें बताना होता है कि यस आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूं, तब जाकर हमारी वहां पहचान होती है। तो भारतीयता ही सबसे बड़ा हमारा धर्म है। आशा करती हूं आपने बहुत अच्छे से सुना है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगी, ठीक है? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा यही चाहता है कि आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, वो भी फ्री। और ऐसा ही हो रहा है। उसके साथ साथ सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की परीक्षाओं के वीडियोस भी बेस्ट तरीके से आप बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा मैग्नेट ब्रेन्स पर फ्री देख सकते हैं। और जैसे आपको देखना है हिंदी का वीडियो, तो आप क्या करेंगे बताइए, कहां जाएंगे? अरे भाई आप तो बहुत स्मार्ट हैं, जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, क्लास 10th हिंदी। क्या देखना चाहते हैं, पाठ्यक्रम या कोई पाठ? तो सबसे पहले यदि आपको पाठ्यक्रम का वीडियो देखना है तो क्लिक कीजिए, पाठ्यक्रम का वीडियो क्लिक किया, आ गया वीडियो आपके सामने। 25-26 मिनट का वीडियो है, तो ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना। जरा सा भी स्किप किया और कोई भी पार्ट चला जाएगा, फिर आप कहोगे उसका तो मुझे पता ही नहीं। तो ध्यानपूर्वक देखना है ताकि दोनों पाठ्य पुस्तिकाओं के बारे में, जो चैप्टर्स हैं, जो कवि या राइटर्स हैं, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त हो सके और आप एकदम स्मार्टली अपने क्लास में अटेंटिव रहते हुए अपने आप की एक अलग पहचान बनाएं। उसी अलग पहचान के साथ आप अपने जो वीडियोस हैं उनको ध्यान से देख लिया है, पसंद आएगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे लिंक, है ना, कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको देखना है बेस्ट वीडियोस। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर नहीं करना भूलना नहीं है भैया, भूलना नहीं है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि शेयर करना आपको भूलना नहीं है, शेयर करना ही है। अधिक से अधिक शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट्स बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ ले सकें। ओके, स्वस्थ रहना, खुश रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।